अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। रियासती वक्फ बोर्ड के सदर नशीन मोहम्मद सलीम ने आज अलावे बीबी दबीरपुरे का दौरा किया और मुहर्रम के सिलसिले में जारी इंतजाम का जायजा लिया। उनके हमरा शिया आलिम और वक्फ बोर्ड कारकुन सैयद निसार हैदर आगा भी थे। मोहम्मद सलीम ने बताया कि वक्फ बोर्ड ने आशुर खानों की दागदोजी और आहत पाशी के लिए 19 लाख रुपए जारी किए हैं। उन्होंने इस रकम के इजराई में ताखिर पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि आइंदा साल से मुहर्रम के आगाज से पहले ही एक ग्रांट एड जारी कर दी जाएगी। मुतवल्ली अलावे बीबी अलीउद्दीन आरिफ ने सदर नशीन वक्फ बोर्ड का खैर मकदम किया और तबरुकात पेश किए। इस साल भी अल्लाह के करम से जो है ना जितने आशुर खाने हैं हमारे तेलंगाना स्टेट में, हमारे KCR साहब की गवर्नमेंट में कोई भी चीज़ की कमी है तो इंशाअल्लाह ताला वक्फ बोर्ड और गवर्नमेंट मिलकर जो है ना कोऑर्डिनेट करके जो है ना जो भी चीज़ की कमी है, परसों जैसा कि उस दिन इशू हुआ था, मतलब ये हमारे इमाम बाड़े का छत का प्रॉब्लम था, अल्लाह के करम से हम लोग उसको सीरियस लेके उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट पूरी तैयार कर रहे हैं हम लोग, और जल्द से जल्द मुहर्रम होते ही हम लोग उसको जो है ना कंप्लीट करेंगे। और हम खुद जो है ना पूरे CEO हम लोग और हमारे हैदर आगा हम लोग सब मिलके, हमारे बाबूराव साहब भी यहाँ के एक जिम्मेदार शख्सियत है, उनको भी बुलाएंगे वहाँ ठहर के हम लोग सब मिलके जो है ना आरिफ भाई हम लोग वो छत का जो है ना जल्द से जल्द करके, और वहाँ पर और भी क्या चीज़ की कमी है वो भी कराएंगे हम। असद साहब वगैरह सब लोग पूरे यहाँ के MLA वगैरह, हमारे MLC साहब भी, हमारे गोल्डी वगैरह जो है हम लोग सब मिलके एक टीम वर्क करके इमाम बाड़े को भी जो है ना सेव करेंगे। और वहाँ पर कोई चीज़ का प्रॉब्लम नहीं, वहीं बल्कि नहीं पूरे तेलंगाना स्टेट में जहाँ भी आशुर खाने हैं, हम हमारी गवर्नमेंट में KCR साहब की गवर्नमेंट में अच्छे से अच्छे इंतजाम होना है। और अभी थोड़ा डिले हो गए, हम लोग आइंदा साल से 1 महीना पहले मीटिंग बुला के जो है ना वक्फ बोर्ड में भी बुलाएंगे मीटिंग, अलग गवर्नमेंट अलग बुलाएंगी मीटिंग, 2 मीटिंग रखेंगे हम, रख के जो है ना अच्छे से अच्छे इंतजाम कैसा हो सकते हैं इसको, जैसा बकरीद से पहले ही इसकी एक मीटिंग बुलाएंगे हम मुहर्रम की, बुला के जो है ना इसको जो प्रॉब्लम्स है, लाइट का है, कंस्ट्रक्शन का है, सिविल काम है, जो भी काम है हम ये काम करेंगे। और हम मुहर्रम में हम भी शरीक है पूरी तरीके से, और हर साल की तरह इस साल भी अच्छे से अच्छे मुहर्रम के इंतजाम हम लोग कराएंगे। और हमारी पुलिस भी फ्रेंडली पुलिस है और लाइन ऑर्डर भी पूरा कंट्रोल है, ट्रैफिक पुलिस हम लोग जो है ना पूरी तरीके से, हमारे पूरे डिपार्टमेंट वक्फ बोर्ड और हमारे जितने डिपार्टमेंट है, हमारे GHMC वगैरह पूरे लोग मिलके एक टीम वर्क करके जो है ना, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट भी लाइट भी बनने होना बोल के हम लोग सीरियस उसको लिए हुए हैं। इंशाल्लाह ताला हम भी उसको मॉनिटर करेंगे और कोई चीज़ की किसी को कोई तकलीफ नहीं रहेगी। बोर्ड फंड कितना जारी करी सर? 19 लाख वादा करे थे जी, पूरे काम में 1 वीक 24 घंटे जाके काम चल रहा है, ऐसा नहीं है, बराबर काम चल रहा है। रिपोर्ट है हम नहीं हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं उसको, इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा काम होगा और कोई चीज़ की कमी नहीं रहेगी। हमारी पुलिस भी लगी हुई है, पुलिस जो है ना पुलिस से हट के दूसरा काम भी कर रहे हैं वो लोग, पुलिस बल्दिया का काम करेंगे, वो लोग भी मॉनिटर करके कोई चीज़ की कमी है तो वो लोग भी फॉलो कर रहे हैं उसको। बड़े ऑफिसरों को बोल रहे हैं वो लोग, GHMC को बोल रहे हैं, में पूरा पानी भरा हुआ है बाहर, वो भी इमीडिएट कर रहे हैं हमारे CO साहब वगैरह, GHMC को ये करके जो है ना काम करेंगे। असम में NRC पर अमल दरामद को लेकर असम के वज़ीर फाइनेंस हेमंता बिस्वा शर्मा और मजलिस के सदर रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के दरमियान ट्विटर पर लफ्ज़ी झड़प तेजतर हो गई है। बैरिस्टर अवैसी ने वज़ीर फाइनेंस पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, जबकि कौमी शरीयत के मामले का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने बताया कि दस्तूर में कानून शरीयत का जहाँ तक तस्करा किया गया वहाँ मजहब का तस्करा नहीं है। बैरिस्टर अवैसी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि शरीयत से मुताल्लिक़ क़वानीन में 3 मरतबा तरमीम की गई और उसमें साफ साफ सराहत कर दी गई कि कौन किस बुनियाद पर शहरियत का अहल हो सकता है। बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने 1600 करोड़ रुपए ज़ाय कर दिए और सारी मेहनत और मशक्क़त के बाद ये पता चला कि सिर्फ 19 लाख अफरादी आसाम में गैर शहरी हैं। हालांकि ये इत्तेदाद भी गलत है क्योंकि कई शहरियों के नाम आमदन खारिज कर दिए गए। जो आसाम के मोअज़्ज़िज़ मिनिस्टर हैं वो अपने इस बयान से इस बात को साबित कर रहे हैं कि वो गुरूर और तकब्बुर में डूबे हुए हैं और अपनी जाहिलियत का भी इजहार कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने संविधान के ऊपर ओथ लिया है
मैं उनसे कहना चाह रहा हूं कि कम से कम आप अपनी संविधान की जिम्मेदारियों को समझिए। और मैं आपको बताना यह चाह रहा हूं कि भारत में हमने जो सिटीजनशिप का कानून ये बनाया कि सिटीजनशिप को डिफाइन नहीं किया गया है। दूसरी बात हमने ये कहा कि सिटीजनशिप का जो कानून है वो 20 नवंबर 1949 को हमने लागू किया कि जो भी भारत में है या 5 साल जरा इंडियन सिटीजन है। बाद में हमने कानून बनाकर यह कहा कि 1950 से 1977 तक जो भी पैदा हुआ वो भारत का शहरी है। तीसरा हमने ये कानून बनाकर कहा कि जो 1977 और 2004 के दरमियान में पैदा हुआ और जिस किसी के एक के माँ बाप इंडियन सिटीजन है उसको सिटीजनशिप दे देंगे। 2004 के बाद हमने कानून बनाया कि जो कोई भी 2004 के बाद पैदा होगा वो उसको सिटीजनशिप देंगे अगर उसके माँ बाप में कोई एक इलीगल माइग्रेंट नहीं होगा। अब मैं ये जानना चाह रहा हूं ये मौजूद मंत्री से और उनके बीजेपी से उनके संघ परिवार से, इसमें बताइए इसमें मजहब का जिक्र कहां है? इसमें मजहब का जिक्र है ही नहीं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई इस्लाम को फॉलो करेगा, कोई हिंदुइज्म को फॉलो करेगा, कोई सिखिज्म को फॉलो करेगा, कोई ईसाई मजहब को फॉलो करेगा तो मजहब की बुनियाद पर देंगे। हमने तो ये पैरामीटर्स रखे हैं। और जब आप मिनिस्टर हैं और आपने कॉन्स्टिट्यूशन पर ओथ लिया तो कम से कम अपनी इग्नोरेंस का और एरोगेंस का इजहार इस तरह से मत करिए। और आखिर में मैं बीजेपी को, संघ परिवार के आइडियोलॉग्स को याद दिलाना चाहता हूं कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में भी इसकी डिबेट हुई और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में हमारे बुजुर्गों ने जो संविधान बनाया, जिनको इन तमाम मंत्रियों से, बीजेपी के तमाम लोगों से ज्यादा अकल थी, विजडम था, उन्होंने उस वक्त के साउथ अफ्रीका के रेशियल प्रिंसिपल को रिजेक्ट किया। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या कहा? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस बहस पर अंग्रेजी में कहा कि इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट द प्रोविजंस अबाउट द सिटीजनशिप विल बी स्क्रूटनाइज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि हम जो करने जा रहे हैं सारी दुनिया की नजरें हम पर होंगी। मैं उनको यही याद दिला रहा हूं, आपके इस तरह के बयानात, आपके इस तरह के ट्वीट, आप सारी दुनिया में भारत का क्या मुकाम पैदा कर रहे हैं। आप सोच लीजिए, यूएनएचसीआर का कमिश्नर कह रहा है उस एनआरसी के ऊपर, और करिए 1600 करोड़ हमने टैक्स पेयर का पैसा खर्चा किया उस पर। कितना? 1600 करोड़। पहाड़ खोद के चूहा भी नहीं निकाल सके। आज जब ये लिस्ट आ चुकी है, यकीनन एक बहुत बड़ा नंबर है, 1.9 मिलियन कोई मजाक नहीं है, मगर बीजेपी खुद इसके खिलाफ है। बीजेपी के खुद लोग कहते थे, किरण रिजिजू ने पार्लियामेंट में कहा था कि पूरे भारत में 2 करोड़ इलीगल माइग्रेंट्स है। अब कहां है भाई? हिंदुस्तान के बहुत बड़े पार्लियामेंटेरियन जो होम मिनिस्टर थे, इंद्रजीत गुप्ता ने 50 लाख कहा, और मिस्टर अमित शाह जो अब भारत के होम मिनिस्टर है, उन्होंने कहा था कि 50 लाख घुसपैठी है। उन्होंने ये कहा कि घुसपैठी जो है दीमक है। जब मैंने ये सुना उनका बयान तो मुझे हिटलर याद आया। हिटलर ने भी जूस के ताल्लुक से कहा था ये पूरे कॉकरोचेस हैं, खटमल हैं। अब बताइए 50 लाख। हम ये कह रहे हैं कि भाई साहब सिटीजनशिप का कानून पढ़िए। मैं यकीनन इतना आप लोगों के साथ काबिल नहीं हूं, मगर थोड़ा मेरे को, जैसे हम तेलुगु में बोलते हैं, कोंचम कोंचम, लिटिल लिटिल हमको ये कानून मालूम। जहां पर रिलीजन का जिक्र नहीं है, आप रिलीजन का जिक्र करके आप हिंदुस्तान को उस वक्त के साउथ अफ्रीका में लेकर जाना चाह रहे हैं। मत करिए। ये भारत है और वासुदेव कुटुंबकम क्या है समझ लीजिए आप। मैं बोलने की जरूरत नहीं है, आप समझ सकते। तो क्या आप कह रहे हैं कि शिक्षा हिटलर है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जब उन्होंने ये कहा कि ये दीमक है, तो मुझे हिटलर का वो बयान भी याद आया जिसमें उन्होंने कहा था कि यहूदियों के ताल्लुक से कहा था कि कॉकरोचेस है, तो टर्माइट और कॉकरोचेस। नहीं, मैं तो सिर्फ अपनी राय दे रहा हूं, क्योंकि मिनिस्टर अपनी इग्नोरेंस का इजहार कर रहे थे और आप लोग आ गए, और हम तो हमेशा तैयार रहते हैं आपके सवालात को कबूल करने के लिए, भागते नहीं हम। तो आपके सवालात का हम जवाब दे रहे हैं। Yogi government has booked a journalist for exposing and salt in a midday meal.
No, what is the journalist fraternity doing about it? Apart from issuing a statement, why don't the journalist fraternity stop showing or stop boycotting UP for at least one day, or if not for one day, at least for half an hour? I request the 9 p.m. nationalists who day in day out cast aspersions on my integrity, please show unity, because it is your fraternity who's being targeted. And a weird statement is made that says that, no, you should have taken a photograph, not a video. So tomorrow even you can be booked. Please be careful. You know, what kind of nonsense is this? In a vibrant democracy, the press has to be free. But unfortunately, the press is being suppressed. Unfortunately, there are some elements in the media who have become in-house journal of the ruling party, in-house TV of the ruling party, and that is what you get. It is high time that you show your independence and do something. I condemn it. The UP government's step has to be condemned. I am totally with that journalist who has shown the truth, and that is what needs to be done. The truth has to be shown, whether whoever is in power. If I do a mistake, please show it, because I am answerable to the people. Sir, in JNK also the Srinagar Press Club has issued one statement. They are alleging that the KP, AFP and NDTV journalists, they are getting pressurized by the government, and therefore they are critical. How you say this? This is Sabka Saath, Sabka Vikas. This is the clear example of Sabka Saath, Sabka Vikas. If you don't follow the line laid down by the Supreme Leader, you will be checked. You can be booked. You can either be thrown into prison. But that is what I am saying. What are you going to do, Ashish? It is you who have to protect your right. Because if tomorrow you know, as a journalist, if you are being pressurized, you are being suppressed in not showing the truth, then where will democracy go? चलिए अब ये बात में यार मुझे इलेक्शन टाइम है. टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। मलकपेट के मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला ने आज अपने हल्के में डेंगू की वबा पर काबू पाने के लिए बल्दी हुकाम को मुतहरिक कर दिया है और इस खुसूस में एंटोमोलॉजिस्ट शोबे के अहदेदारों के साथ अपनी रिहाइशगाह पंजाब शाह पर एक इजलास मुनक़िद किया। इस इजलास में मजलिसी कारपोरेटर भी शरीक थे। मलकाजगिरी के विष्णुपुरी में गणेश मंडप में आग लग जाने का हादसा पेश आया, ताहम इसमें कोई जख्मी नहीं हुआ।
अलबत्ता 4 कार और 10 बाइक जलकर खाकसर हो गए। बताया जाता है कि मैत्री निवास अपार्टमेंट के सेलर में मूर्ति बिठाई गई थी। सिक्योरिटी गार्ड ने आग को देखकर मकीनों और फायर ब्रिगेड को अलर्ट कर दिया। 2 फायर इंजनों ने मकाम हादसा पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि गणेश मंडपों के लिए जो शराइत दरकार है उनमें हैरतनाक बात यह है कि फायर डिपार्टमेंट से एनओसी का वसूल लाजमी नहीं बताया गया। गुरु नानक इंजीनियरिंग कॉलेज इब्राहिमपट्टनम के हॉस्टल में मुकीम एक तालिबा तीसरी मंजिल से फिसलकर गिर गई, जिससे उसकी मौत वाक़ हो गई। बताया जाता है कि इंजीनियरिंग के तीसरे साल की तालिबा सोमैया को फौरी दवाखाना उस्मानिया से रुजू किया गया, जहां वो इलाज के दौरान जख्मों से जानबर न हो सकी। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया और ये भी पता चलाने की कोशिश की जा रही कि आया सोमैया ने खुदकुशी तो नहीं की। नए मोटर व्हीकल्स कवानीन पर रियासत में अमल दरामद से कबल ट्रैफिक पुलिस अवामी शऊर की बेदारी की मुहिम चला रही है। इस प्रोग्राम के तहत आज प्रोग्रेसिव पब्लिक स्कूल फलकनुमा में एक प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। इंस्पेक्टर ट्रैफिक पुलिस फलकनुमा डी बालाजी और सब इंस्पेक्टर एन शेखर ने ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक आगाही दी। स्कूल के प्रिंसिपल आबिद ने खैर मकदम किया। रियासत की नामजद गवर्नर टी सुंदरराजन इतवार 8 सितंबर को 11 बजे दिन अपने ओहदे का हलफ ले लेंगी। चीफ जस्टिस तेलंगाना हाईकोर्ट RS चौहान राजदारी और ओहदे का हलफ दिलाएंगे। राजभवन में मुनक़िद होने वाली इस तकरीब हलफबरदारी की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। वो नई रियासत तेलंगाना की पहली खातून गवर्नर होंगी। उन्होंने बीजेपी के कौमी सेक्रेटरी के ओहदे से इस्तीफा भी दे दिया है और तवक्को है कि वो 8 सितंबर की सुबह हैदराबाद पहुंचेंगी। दूसरी तरफ मालूम हुआ कि हैदराबाद में बीजेपी के सीनियर लीडर और सिकंदराबाद के साबिक MP बंडारू दत्तात्रेय जो 5 सितंबर को हिमाचल प्रदेश के गवर्नर का हलफ लेने वाले थे, अब 11 सितंबर को अपनी नई जिम्मेदारी संभालेंगे। वाज़ेह है कि गवर्नर के हलफबरदारी की तकरीब 9 सितंबर से शुरू होने वाले रियासती असम्बली के बजट सेशन से एक दिन कबल मुनक़िद हो रही है। पुलिस बलगाजरी ने जहेज के लिए बीवी को हिरासत करने के इल्जाम में एक शख्स के खिलाफ इंसदाद जहेज के अलावा SC/ST एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज किया है। बताया जाता है कि मल्लिकार्जुन नगर की 26 साल कृष्णा वेनी उर्फ शबाना की वरंगल के रफीक से 6 साल कबल शादी हुई थी और वो 3 साल से मल्लिकार्जुन नगर में रह रहे थे। शबाना ने बताया कि ससुराल वालों के इसरार पर उसने अपना मजहब भी तब्दील किया था और उसके 5 अमल साकित हो चुके हैं। अब जब फिर से वो हामिला हुई तो रफीक और उसके वालिदीन उसे हिरासत करने लगे और महज और मजीद जहेज का मुतालबा करने लगे। వరంగల్ నా హస్బెండ్ పేరు మొహమ్మద్ రఫీక్, ఆయనది పరకాల దగ్గర షాంపేట్ మాందార్పేట్. మాది లవ్ మ్యారేజ్ సార్. మేము 2013లో మ్యారేజ్ చేసుకున్నాము. నేను SC, అతను ముస్లిం. SC మాదిగా సార్. వాళ్ళు నన్ను మతం మార్చుకుంటేనే నా కొడుకుకిచ్చి పెళ్లి చేస్తాము లేకపోతే లేదని అప్పుడు నన్ను ఫోర్స్ చేశారు సార్. తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో నేను కూడా మార్చుకున్నాను. ఫోర్స్ చేసి మతం మార్చి పెళ్లి చేశారు సార్. 5 ఇయర్స్ బాగానే చూసుకున్నాడు. తర్వాత నుంచి 1 ఇయర్ నుండి ఇప్పుడు నాకు చాలా టార్చర్ చేస్తున్నారు. 4 మంత్స్ నుంచి ఇంకా చాలా ఎక్కువైపోయింది. నేను కన్సీవ్ అని తెలియగానే అప్పటి నుండి కడుపులో తన్నడం, తిట్టడం, బూతులు తిట్టడం. మా అత్తగారేమో ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ చేయించేయి, నీకు ఖర్చులు ఎందుకు, ఇంతకుముందు నాకు 5 టైమ్స్ మిస్క్యారేజెస్ అయ్యాయి సార్. ఖర్చులన్నీ ఎందుకురా, ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ చేయించి అంటున్నారు. వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళేమో వేరే పెళ్ళి చేస్తాం నా కొడుక్కి, నువ్వు అవసరం లేదు అంటున్నారు. ఊకే పిలుచుకోవడం, ఫోన్లు చేయడం. బక్రీద్ పండుగ కూడా నన్ను ఒక్కదాన్ని ఇక్కడ వదిలేసిపోయింది సార్. ఈ ప్రెగ్నెన్సీ కూడా చూపెట్టంటే నాకు హోప్స్ లేవు, నాకు నమ్మకం లేదు. ఏం గ్యారంటీ ఇస్తావు నువ్వు, పిల్లలు కాకపోతే వదిలిపెట్టి పోతావా? ఇప్పుడు మొత్తానికి ఎన్ని కౌన్సిలింగ్లు ఇచ్చినా అక్కడ మాత్రం బాగానే ఒప్పుకుంటున్నాడు సార్. ఇప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత నువ్వు PSకి ఎట్లా వెళ్తావు, మా కాందాన్లో PSకి వెళ్తే ఎవరు ఒప్పుకోరు, నువ్వు మళ్ళీ నా ఇంటికి ఎట్లా వద్దాం అనుకుంటున్నావు, నువ్వు అవసరం లేదు, నీ జీవితంలో నీ మొహం చూడను నేను అని అంటున్నారు సార్. నువ్వు బలవంతంగా ఫోర్స్ చేసి తీసుకపోతే మాత్రం నేను చేస్తాను అని నన్నే బెదిరిస్తున్నాడు సార్. మా అత్త వాళ్ళ సపోర్ట్ చాలా బాగుంది సార్ ఆయనకి. నన్ను అసలు కనీసం నేను కన్సీవ్ అయిన అప్పటి నుండి ఒక్కసారి కూడా కాల్ చేయలేదు సార్. పండక్కి కూడా ఒంటరిగా వదిలేసి వచ్చినా కూడా పట్టించుకోలేదు సార్. నాకు కొడలే లేదు, మా కొడుకే ఉన్నాడు, అందుకే కొడుకునే పిలుచుకున్నాం అన్నారు సార్. PSకి కేసు పెట్టడానికి వచ్చాను సార్. అంటే నన్ను వదిలించుకోవాలని చూస్తున్నారు కదా సార్ అందరూ కలిసి. మళ్ళీ నన్ను కులం తక్కువదానా, మేము మతం కూడా బలవంతంగా మార్చిల్లు సార్. అప్పుడు నాకు ఇష్టం లేకుండే. ఆయన కోసం నేను మారినా కూడా ఫలితం లేకుండా ఇప్పుడు అన్యాయం చేసి 6 సంవత్సరాలు ఉన్న తర్వాత ఎందుకు ఇట్లా చేస్తున్నావు,
ఇప్పుడు నేను ప్రెగ్నెంట్ కదా అంటే కూడా నాకు అవసరం లేదు, నీ కడుపుతో సంబంధం లేదు, నాకు ఏది లేదు, నువ్వు బలవంతంగా తీసుకోకపోతే నేను చేస్తాను, నువ్వు కేసులు పెట్టుకో, మేము చూసుకుంటాం, నాకేం భయం లేదు. అక్కడ హన్మకొండకి ఒక ఆయన వస్తున్నారు సార్, రిటైర్డ్ పోలీస్ ఆఫీసర్, ఆయన బాగా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు సార్. అమ్మాయికి అన్యాయం జరుగుతుంటే అమ్మాయికి చేయాలి కానీ ఆయనది ఫక్రు కాదు సార్, ఏదో పేరు సార్ చూసి చెప్తాను. అమ్మాయికి అన్యాయం చేస్తుంటే అబ్బాయి తరపున వచ్చి మా అతను 5 times పెట్టుకున్నాడు, ఇంకా పెట్టుకోడు, అవసరం లేదు మాకు అమ్మాయి అని ఆయన సపోర్ట్ చేస్తున్నారు సార్. నాకు ఎవరు లేదు సార్, నాన్న లేడు, అమ్మ నేను అంతే. నాకు ఏ సపోర్ట్ లేక నేను టీవీని అప్రోచ్ అయ్యాను సార్. ఈరోజు మల్కాజ్గిరిలో మాకు మల్లికార్జున నగర్ నుంచి ఒక యువతి కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఏమంటే మా హన్మకొండలో ఒక కంప్యూటర్ ట్రైనింగ్ నేర్చుకుంటున్నప్పుడు అక్కడ రఫీక్ అనే అతను పరిచయం అయినాడు. ఇద్దరు కూడా అక్కడ వాళ్ళే. ఈ అబ్బాయి వచ్చి పరకాల ప్రాంతానికి చెందిన అతను, ఈ అమ్మాయి వర్ధన్నపేట ప్రాంతానికి చెందిన అమ్మాయి. ఇద్దరు కలిసి అక్కడ లవ్ చేసుకున్నారు 2012 సంవత్సరంలో. తర్వాత 2013లో మలక్పేటకి వచ్చి హైదరాబాద్ మలక్పేటలో మ్యారేజ్ చేసుకున్నారు. అక్కడ ఉన్న తర్వాత గత 3 సంవత్సరాలుగా మల్కాజ్గిరిలోని మల్లికార్జున నగర్లో ఇద్దరు భార్యాభర్తలు కలిసి ఉంటున్నారు. అయితే లాస్ట్ సార్ మాకు పిఎస్కి వచ్చి మా ఇద్దరు భర్త నన్ను ఇబ్బంది పెడుతున్నాడు, కౌన్సిలింగ్ చేయండి అని చెప్పి ఒక కౌన్సిలింగ్ గురించి కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. అంటే మేము అంకురం సెంటర్కి పంపించినాము. అంకురం సెంటర్లో ఇద్దరు కౌన్సిలింగ్ చేసిన తర్వాత ఇద్దరు కాంప్రమైజ్ అయినారు. ఇద్దరు కలిసి ఉంటున్నారు. తర్వాత మళ్ళీ హరాస్మెంట్ చేస్తుంటే తన తల్లిగారి ఇంటి దగ్గర ఉమ్మన్ పిఎస్ హన్మకొండలో కూడా కంప్లైంట్ ఇచ్చానని చెప్తా ఉంది. అక్కడ కూడా కౌన్సిలింగ్ చేయమన్నది. అక్కడ కూడా కౌన్సిలింగ్లో కాంప్రమైజ్ అయినారు. తర్వాత మళ్ళీ అతను వేధిస్తున్నాడని చెప్పి మాకు ఈరోజు కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఏమంటే ఈ అమ్మాయి ఎస్సీ మాదిగా కులం చెందిన అమ్మాయి. సో నేను తక్కువ కులంతో వచ్చినానని చెప్పి నా భర్త నన్ను వేధిస్తున్నాడు, లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకోవడం వల్ల నాకు ఎటువంటి ప్రయోజనాలు జరగలేదు, నాకు కట్నం రాలేదని చెప్పి నేను కులం పేరుతో దూషిస్తూ తర్వాత ఈ కట్నం కూడా రాలేదని చెప్పి హరాస్మెంట్ చేస్తున్నాడని చెప్పి మాకు ఈరోజు కంప్లైంట్ ఇచ్చింది. ఈ అమ్మాయి పర్సన్ ప్రెగ్నెంట్గా ఉంది. గతంలో కూడా 4-5 అబార్షన్స్ జరిగినాయని చెప్పి చెప్తుంది. సో ఈ మా ఫిర్యాదు మేరకు మేము SC/ST కేసుతో పాటు 498 and 304 DP యాక్ట్లో కేసు నమోదు చేస్తున్నాము. ప్రస్తుతం అతను పరారులో ఉన్నాడు. వెంటనే అతను పట్టుకుంటాం, అదుపులో తీసుకుంటాం. థ్యాంక్ యూ. ఈ మతం మార్పు అంటే ఇతను నా మతంలో అంటే నా పేరు పెళ్లి చేసుకోవాలంటే మన మసీదులో పెళ్లి చేసుకోవాలంటే పేరు కూడా మార్చుకోవాలని చెప్పి ఈ అమ్మాయి పేరు కృష్ణవేణి అయితే షబానాగా మార్చినారని చెప్పి మనకు చెప్తుంది అమ్మాయి. సో పెళ్ళి అప్పుడు నా పేరు షబానాగా మార్చినారు, నేను అతను అంటే ఇష్టం కాబట్టి ఆ పేరు మార్చుకొని అప్పుడు పెళ్లి చేసుకున్నాం. తర్వాత నన్ను ఇప్పుడు ఈ విధంగా ఇబ్బంది పెడుతుందని చెప్పి కంప్లైంట్ చేస్తాను. Bhagwan Devi Hospital, Dr. Om Prakash Agrawal presents Juhi Clinics at Sheikhpet. 25 सालों से ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं. भगवान देवी हॉस्पिटल है हमेशा आपके साथ. डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल, MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन. डॉक्टर अरविंद कुमार, MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन. ट्रीटमेंट फॉर डिफिकल्ट फ्रैक्चर्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपी सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ऑल अंडर वन रूफ. हजारों मरीजों का कामयाब इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए. तमाम ऑर्थोपेडिक सर्विसेज एक ही छत के नीचे. मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, 24 आवर्स डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, diagnostics, operations facility and pharmacy. Juhi Clinic, 3rd floor, above Reliance Trends, beside D-Mart, Toli Chowki, Sheikhpet, Hyderabad. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहें। रियासत तेलंगाना के सरकारी और खानगी दवाखाने डेंगू के मरीजों से भरे पड़े हैं और हर दिन डेंगू से अमवात की इत्तलात मिल रही है। गुज़िश्ता साल डेंगू से सिर्फ 5 अफराद फौत हुए थे, लेकिन जारिया साल उनकी तादाद 50 से ज़ायद हो चुकी है। वज़ीर सेहत ई राजेंद्र के फीवर हॉस्पिटल के दौरे के बाद भी दवाखानों में इलाज मालदी की मुनासिब सहूलतें न होने की शिकायत आ रही हैं। लालापेट सिकंदराबाद में डेंगू से एक 5 साल लड़की रीति बीका फौत हो गई। ऐसा लगता है कि हुकूमत इस मर्ज के आम होने से रोकने के लिए जरूरी इकदाम करने में नाकाम हो चुकी है।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की 5वीं चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आज रूस के शहर व्लादिवोस्टॉक पहुंच गए। उन्होंने रूसी सदर पुतिन के हमरा ज़वेज्दा शिपिंग यार्ड का दौरा किया, जहां सर्द जंग के खत्म होने पर सबमरीन को तलब कर दिया गया था। वज़ीर मोदी अपने दौरे के दौरान पुतिन से बाहमी ताल्लुकात के बशमूल कई अहम उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। कर्नाटक के साबिक वजीर डीके शिवकुमार की गिरफ्तारी से परेशान कांग्रेस पार्टी को आज एक उलझन का उस वक्त सामना करना पड़ा जब साबिक चीफ मिनिस्टर सिद्धारामैया को और अपनी पार्टी के कारकुन को तमाचा रसीद करते हुए वीडियो वायरल कर दिया गया। वीडियो में दिखाया गया कि सिद्धारामैया एक कारकुन को जो उन्हें फोन दे रहा था थप्पड़ मार दिया। यह वाकया मैसूर एयरपोर्ट का है, जहां साबिक चीफ मिनिस्टर मैसूर और कोडगु के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करने के लिए एयरपोर्ट से बाहर आ रहे थे। हिंदुस्तानी फौज ने लश्कर तैयबा से ताल्लुक रखने वाले 2 पाकिस्तानी शहरियों को जम्मू कश्मीर में दाखिल होने की कोशिश पर गिरफ्तार कर लिया है। चिनार के कॉप्स कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल KGS ढिलन और जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल मुनीर खान एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बताई। गिरफ्तार शुजगान के नाम खलील अहमद और मौजम खोकर बताए जाते हैं। अखबारी नुमाइंदों को इन दोनों का इकबाली वीडियो भी सुनाया गया, जिसके मुताबिक उन्हें वादी में गड़बड़ करने के लिए भेजा गया था। इन दोनों अहदेदारों ने बताया कि इंटेलिजेंस इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तानी फौज के 50 से ज्यादा सिपाही LOC के पार दहशतगर्दों को तरबियत देने में मसरूफ हैं। The stone pelters of the puppets of Pakistan trying to disrupt peace. There is not a single casualty which has happened in last 30 days. And this is the most calmest period in the history of Kashmir, if I can say that. Calmest and the most peaceful 30 days from the point of view of civilian deaths by the security forces or anyone other things. All the deaths which have happened by terrorists or the stone pelters. Now you can make out who is disrupting peace in the valley, who is not happy with the peace in the valley. So now coming to the point about infiltration, the question which was addressed to me. Infiltration, like I said earlier, the infiltration attempts are being done every night, not only on Kashmir frontier or the Kashmir line of control, but also in the Rajouri to Poonch, Jammu, as also the IB sector going right up to Pathankot and borders of Punjab and Gujarat, as also the other routes which are available through third countries. Notwithstanding that, all the infiltration bids are being encountered on the line of control. As of now, the information available with us from the hinterland, there is not a single infiltration attempt which has been successful in Kashmir Valley, and this I can assure you. Yeah, thank you. From this observer from here, as you talk about the infiltration process is continuously going on, do you have a proper approximately figure how many infiltrate to this side? And second thing, साहब ने कहा था कि जो मेरे कोलीग ने सवाल कहा था कि सुनने में आया है, for last 1 month प्रोसेस तो यही है, सुनने में आया है ड्यू टू द कम्युनिकेशन गैप। और हाँ जी, हमें अल्टरनेटिव में सुनने भी लैंडलाइन सर वर्किंग आई बिलीव अगर लैंडलाइन चल रही है तो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन का फोन बैठा नहीं होता है, ड्यूटी रूम दूरदर्शन का बैठा नहीं होता है, रेडियो कश्मीर का ड्यूटी रूम बैठा नहीं होता, 101 फायर सर्विस वो नहीं बैठा होता है। तो जो सुनने में आया 1 महीने से तो यही है, अब उसमें कभी अप डाउन हो सकता है, कितनी सच्चाई कितनी नहीं है। तो ये लैंडलाइन का प्रोसेस कम से कम एटलीस्ट रेस्टोर होना चाहिए, क्योंकि हमारा यहाँ जो है वो मेन एक्सचेंज आप जो है सारा तो वही लगभग करता है, वही बैठा हुआ है। First of all, from Dylan sir, about the infiltration. See, you can ask me the question on infiltration in whichever manner, whichever the language I speak, 7 languages. Answer is going to be the same. Sir, sorry, but sir, I'd like to add to कोई फोबिया जो बन गया है, गुलमर्ग भी कुछ बड़ा सा हुआ है, गुलमर्ग डिस्टर्ब है, गुलमर्ग सारा कुछ सीज किया गया है। Okay, thank you. Sir, So, related to Gulmarg, just let me answer this. We will take all the questions. We are not in a hurry. We will entertain each and every question. Not a problem at all. Coming to the infiltration. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।